नमस्ते क्लास। आज हम लोग क्लास 9th का चौथा वीडियो लेके आ रहे हैं। जो भी नए बच्चे होंगे वो पुराने 1, 2, 3 3 पार्ट बनाए जा चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। नया वीडियो कब डाउनलोड होगा, कब अपलोड होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि जो कमिटमेंट है कि वीडियो डालने का वो कभी कभी गड़बड़ाता है, बहुत सारा काम होता है उसको लेकर। ठीक, तो इस बात का ख्याल करते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग काम की बात करते हैं। आप क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग ही आएगा कि एक सवाल के रूप में देखें कि कौन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो आंसर आएगा सेल है हमारा। पूरे चैप्टर में सेल पढ़ना है, सेल का स्टडी करना है। साइटोलॉजी भी एक वर्ड में कहा गया, नो प्रॉब्लम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए तो थोड़ा सा हिस्ट्री की बातें हुई, रॉबर्ट हुक का नाम आया, लीवेन हुक का भी नाम आएगा। देखना पड़ेगा आपको बुक में। बिल्कुल यह मान के नहीं बैठिए कि जो हम पढ़ा देंगे उतना ही पढ़ना होता है, तो डिफरेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं सब कोई पढ़ता है। आप कितना पढ़ते हैं शायद कोई और कंपटीटर आपका वो नहीं पढ़ रहा है। तो फॉर दैट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको किसी दूसरे से डिफरेंस क्रिएट करना है तो कुछ ना कुछ यूनिक सा आपको करना पड़ेगा। आप फिलहाल यूनिकनेस के नाम पर एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करें, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक के बारे में जब जानकारियाँ हो गई, सेल के नाम सुन लिया सबने, तो सेल के बारे में स्टडी शुरू करते हैं। तो सेल का डाइवर्सिटी एक टॉपिक बना था कि हमारे चारों तरफ सेल एक जैसे नहीं हैं, तो उसके शेप में डिफरेंसेस हैं। कोई फिक्स शेप का सेल होता है तो कोई वेरिएबल शेप का भी होता है। फिर साइज की भी बातें हुई कि किसी का साइज़ छोटा छोटा, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोपिक, और कुछ बड़े बड़े सेल भी होते हैं। इक्का दुक्का फैक्ट्स आपको बताया गया, आप राइट डाउन करके याद कर सकते हैं। साइज में एक बहुत अच्छा बेहतरीन कंसेप्ट बताया गया कि जैसे जैसे सेल का साइज बड़ा होता है, क्यों होता है सेल का साइज बड़ा, तो खाते पीते हैं हम लोग सेल के अंदर ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बने हैं सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो सेल जैसे जैसे बड़ा होगा, अंदर के वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया घटते जाता है। वॉल्यूम जब तक नहीं बात करेंगे तब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक, हम पहले भी कह चुके हैं, वीडियो के थ्रू जो पढ़ाने वाला बात हो गया उसमें तो आप रोक के पॉज करके वापस बैक जाकर दोबारा सुनिए, नहीं समझ में आता है तो अचानक से मन में सवाल नहीं बनाइए कि नहीं समझ में आया, तो फिर दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, कहीं याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो कहा, क्या कह रहे थे हमने कहा कि सेल का साइज अगर बड़ा होता है, सेल का साइज अगर बड़ा होता है तो वॉल्यूम के कंपेयर में उसका सरफेस एरिया घटते जाता है, जिससे उसकी एक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो फॉर दैट सेल एक वन ऑफ द रीज़न है, यही रीज़न नहीं है, वन ऑफ द रीज़न है कि सेल हमारा टूट के दो बन जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे ही छोटा होगा तो वॉल्यूम के कंपेयर में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा सरफेस एरिया एक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा। डन, इतना तक पढ़ा दिया गया था, शायद इतना ही तक पढ़ाया गया था। और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। और क्या, तो हम लोग अब इतना ही तक पढ़ाया गया था शायद। ठीक, थोड़ा देख लेते हैं इससे आगे पढ़ाया गया है क्या। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़े सेल थ्योरी। सेल के बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट आया। स्लीडन और श्वान करके दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने शुरुआत का सेल का थ्योरी दिया था। बाद में कई और साइंटिस्ट आते जाएंगे और वो अपना अपना स्टेटमेंट या कह लो गेस करते जाएंगे अबाउट सेल। टाइम टू टाइम ये चेक होते जाएगा, जो रॉन्ग होते जाएंगे वो हटते चले गए। 3 स्टेटमेंट बताया गया। पहला, ऑल
living things are made up by cell and its product. Number 2, all new cells arises from pre-existing cell. यहाँ पर आपको एक नया भाषा भी सिखाया गया, omnis cellula, e cellula, no problem. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल कि एवरी लाइफ स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम सिंगल सेल. एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, भले वो लाइफ एक सेल का हो, यूनिसेलुलर लाइफ, या बहुत सारे सेल से बना हो जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर लाइफ. आपको बोला भी गया था कि यूनिसेलुलर लाइफ का आप कुछ एग्जाम्पल याद करके, किताबों से याद करके लिख लीजिए. एक हमने बता दिया था, ठीक, अमीबा नाम दिया था लाइफ के बारे में, और क्लैरिटी भी दिया था आपको यहीं पर कि लाइफ की बातें हो रही हैं. यूनिसेलुलर लाइफ में आप आरबीसी एग्जाम्पल नहीं दे देंगे. आरबीसी इज द सेल, वो एक बड़े से हम लोग के हमारे हम लाइफ हैं, ठीक, उसका एक कंपोनेंट के रूप में देखा जा सकता है. ठीक, तो एक बात क्लैरिटी रहेगा. इतना ही हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 3 दिन के क्लासेस में. ठीक, आपको यही समझना चाहिए कि भले क्लास चलेगा आपका 10 दिन 15 दिन का क्लास चलेगा, लेकिन कंसेप्ट तो एक दिन का ही होता है. 2 घंटे भी बैठ के अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक चैप्टर आपके दिमाग में रह जाता है. तो प्रिपरेशन इसी बात की हो रही है, आज प्रिपरेशन जो कर रहे हैं इसी बात की कि आने वाले समय में जब हमें एग्ज़ाम देना होता है तो उस एग्ज़ाम के फियर को कैसे हम लोग कम कर सकें. फियर तभी कम होगा जब आपका दिमाग को ये महसूस हो जाए कि हम तो पर्याप्त रूप में तैयारी कर चुके हैं, सारा समय दे चुके हैं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता इस चैप्टर को समझने के लिए. तो जब एंड में आपके सामने 15-16 चैप्टर मिलेंगे तो आपको दिमाग को समझना होगा कि आप 16 चैप्टर को 4 या 5 घंटे दे देंगे तो भी आप पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं. यही समझाना है ब्रेन को. ठीक, तो उसी का हम कंसेप्ट स्टार्टिंग से बताते चले जा रहे हैं. भले 3 दिन का पढ़ाई पढ़ा गया, लेकिन पढ़ाई तो अभी 10-15 मिनट का हुआ है. ठीक, अब आगे देखिए, इतना तक हो गया है, सेल की जानकारी बढ़ चुका है. अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं. आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक सेल को सेल होने के लिए, चाहे वो किसी भी लाइफ का हो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, बैक्टीरिया का हो. किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर प्लांट और एनिमल के अलावा भी लाइफ होता है क्या? हाँ, लाइफ होता है. सिर्फ प्लांट और एनिमल हमारे अर्थ पे नहीं है. अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल अलग अलग लाइफ भी होते हैं. बैक्टीरिया तो आप सुने ही होंगे, तो बैक्टीरिया भी है. फंगस भी सुने होंगे, वो भी अलग टाइप का लाइफ है. जब आप चैप्टर पढ़िएगा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ तो उसमें ये बताया जाएगा. तो किसी भी लाइफ का सेल हो, उसके लिए उसको क्या क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम कि वो है तो वो सेल है, अगर वो नहीं है तो वो सेल नहीं है. तो हमारा हेडिंग चलेगा आज का कि रिक्वायरमेंट फॉर सेल. बहुत अच्छा सा बेसिक कंसेप्ट हम आपको देने का कोशिश करते हैं. एक सेल का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम इसको समझाएं, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है कि मान लो एक क्लासरूम को, एक ये अपना जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम को क्लासरूम कहने के लिए, एक क्लासरूम को चलने के लिए, एक कोचिंग संस्था को चलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इस बात पर अगर हम एक पैरेलल कहानी को ध्यान में रखें, कहानी जल्दी समझ में आता है और उससे कंसेप्ट जोड़ दे तो शानदार हो जाएगा. ठीक, तो हमारे लिए कहानी क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट कि एक क्लासरूम को क्लासरूम कहने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है. तो कॉमन सेंस कहेगा ना कि पहले तो एक रूम होना चाहिए ना. एक रूम होगा तभी ना उसमें क्लासरूम चलेगा, तभी ना बच्चे आके बैठेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर हम किसी मौनिया चौक पे बैठ जाएं, अगल बगल ट्रैफिक है वहीं बैठ जाएं, बच्चों को बैठा लें और पढ़ाना शुरू करें, तो पढ़ाई नहीं हो सकता है. तो हमें एक रूम चाहिए. रूम का इमेजिनेशन कीजिए. रूम मतलब क्या, ये बाउंड्री चाहिए, यही एक रूम है आपका. हमें एक रूम चाहिए. हमने एक रूम को ऐसे कुछ बनाने का प्रयास किया, ये रूम हो गया, इसके अंदर हम लोग सारा पढ़ाई लिखाई करेंगे. तो हमारा एक सेल है, तो हमारे एक सेल को भी सेल कहने के लिए एक एवरी सेल रिक्वायर्ड एक रूम, सिंगल सा एक इनक्लोज्ड स्पेस, इसके अंदर कुछ काम करना है. समझिएगा 3D ऑब्जर्वेशन है. ऐसे एक सेल हुआ,
गोल साइज है, गोल साइज सेल हुआ, इसके अंदर कुछ होगा, तो इसको हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो ऐसे ही खींच देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक चारों तरफ का बाउंड्री है, जैसे अपना क्लासरूम का दीवार बाउंड्री के रूप में समझा जाएगा, तो ये एक बाउंड्री है, सेल का बाउंड्री है, तो आप उसे सेल बाउंड्री भी कह सकते हैं। कोई टर्मिनोलॉजी में विशेष तकलीफ नहीं है, ठीक, टर्म देना है बायोलॉजी में और सीखना है। तो बाउंड्री है, सेल का बाउंड्री है, आप सेल बाउंड्री कह दीजिए, थोड़ा सा अच्छा कह देते हैं तो सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, सीएम, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, नो प्रॉब्लम। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है, समझिएगा कंसेप्ट। आपके क्लासरूम का ये जो वॉल है, चारों तरफ का वॉल है, इससे क्या आपको कोई बेनिफिट है? यस, आपको बेनिफिट है। बाहर से कोई अगर पत्थर चला के मारे, बाहर से कोई बारिश वगैरह हो, तो आप इस रूम के अंदर हैं तो आप पे उसका असर नहीं पड़ेगा, राइट, बेसिक बात, ठीक। तो ये जो हमारा चारों तरफ का जो बाउंड्री है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर से, बाहर से। अभी भी मौसम बढ़िया हो गया है, अभी हल्का सा धूप था, लगता है बारिश होगा, बारिश होने दीजिए। तो उस बारिश से हम बच जाएंगे ना, क्योंकि इधर इधर बाउंड्री है चारों तरफ। हमारा पहला काम किसी भी बाउंड्री का एक काम तो होगा ही, क्या? तो इट गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो प्रोटेक्शन हमारा पहला फंक्शन हो गया। अगर हमारे हाथ का ये स्किन हुआ, ठीक, स्किन, तो इस स्किन का भी पहला काम यही हुआ कि इसके अंदर वाले को बाहर से प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम कल को इसे मारेंगे तो पहले मेरा स्किन उस मार को झेलेगा, उसके बाद भले अंदर जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक और लगे हाथ फंक्शन की बात कर लें, प्रोटेक्शन एंड सेपरेशन। इसी रूम के बगल में एक और रूम हो और उसमें भी क्लास चल रहा है, तो बीच का जो दीवार है वो सेपरेट कर रहा है ना फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उधर से कोई चला के मार नहीं रहा है, लेकिन दीवार होने के कारण क्या हुआ, तो हम लोग सेपरेट तो है। तो समझिए अभी चैप्टर शुरुआत भी नहीं किए हैं, सेल मेम्ब्रेन तो थोक भाव में पढ़ा जाएगा। आपसे पूछा जाए अभी ही एक सवाल, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, तो काफ़ी ऑब्वियस है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल या बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा चैप्टर पूरा इस एक लाइन पर कंसंट्रेट है और वो है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है और फंक्शन के बारे में बात करना है। कुछ भी देखेंगे दिखता कैसे है स्ट्रक्चर और करता क्या है, यही दो बात इंफॉर्मेशन के रूप में कॉपी में उतार लेना है, बात खत्म। चैप्टर का समझ होना चाहिए आपको, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए क्लासरूम को क्लासरूम कहने के लिए आपने चारों तरफ एक वॉल का तैयारी कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ एक रूम ले लेंगे तो क्या एक रूम में क्लासरूम चल जाएगा? नहीं, क्लासरूम चलाने के लिए हमें पूरा क्लासरूम का माहौल बनाना पड़ेगा। बोर्ड लगाना होगा, मार्कर लेना होगा, बेंच लगाना होगा, फैन लगाना होगा, दिस दैट एवरीथिंग। सोचिए क्लासरूम है तो क्लासरूम के जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ऐसा कुछ जहां आके बच्चे पढ़ाई करें, ऐसा कुछ जो पढ़ाई को हेल्प करे। अगर ये क्लासरूम नहीं, अगर ये डांस रूम होता, ठीक, एक रूम डांस रूम के लिए भी हमें एक रूम लेना पड़ता है, लेकिन अब इस रूम में अकॉर्डिंग टू डांस हमें इस रूम का फैसिलिटी तैयार करना पड़ेगा। अब हमें बेंच नहीं लगाना है, बोर्ड नहीं लगाना है, उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा, एक डीजे का डेस्क लगाया जाएगा, स्पेस दिया जाएगा ताकि बच्चे वहाँ डांस कर सके। समझ रहे हैं बात? आपका पर्पस अगर चेंज होता है तो वहाँ का व्यवस्था भी चेंज करते हैं। तो ये हमारा सेल है, ना ही ये हमारा क्लासरूम है, ना ही ये हमारा डांस रूम है, लेकिन इन दोनों में एक जो कॉमन बात दिख के आ रहा है और वो है कि इन्वायरमेंट को, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो इन्वायरमेंट देना है उसका तो व्यवस्था करना पड़ेगा।
आपने बेंच लगा के व्यवस्था दिया, आपने अदर सिस्टम लगा के व्यवस्था दिया। अगर हम सेल के अंदर जाकर देखते हैं तो सेल के अंदर भी बहुत सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, फ्लूइड टाइप का। यही मटेरियल इन्वायरमेंट देगा, यही मटेरियल पूरा सपोर्ट करेगा इसके अंदर जो कुछ भी हो। याद होगा डे फर्स्ट में बता दिया गया है, सेल के अंदर कुछ भी होता है, उस कुछ भी को नाम दिया गया है मेटाबॉलिज्म। रिएक्शंस, सारे केमिकल रिएक्शन, सारा कुछ भी जो सेल के अंदर होता है, जिसके द्वारा लगता है कि सेल जिंदा है, वो कुछ भी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का मीडियम है। इस मीडियम को फ्लूइड टाइप का होता है, सेल के अंदर है तो साइटो वर्ड फॉर सेल, और फ्लूइड के लिए एक वर्ड प्लाज्म यूज करते हैं, साइटोप्लाज्म। हालांकि थोड़ा स्टडी हार्ड करेंगे तो वर्ड्स थोड़े थोड़े चेंज होंगे, कोई इशू नहीं है, वे तो शुरुआत कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड। और यहीं लगे हाथ इसका फंक्शन समझ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शंस क्या है, इतना भूमिका क्यों बनाए, बेंच कुर्सी क्यों लगाए, डीजे वीजे क्यों बांधे हम लोग, ताकि वो सपोर्ट करे जो कुछ भी उस क्लासरूम में होने वाला है। साइटोप्लाज्म मेरा क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स मीडियम, ये एक माहौल बनाएगा जिसमें सेल हमारा काम कर सके। तो मीडियम फॉर कुछ भी के लिए हम लोग पढ़ा चुके हैं वर्ड, भारी वर्ड मेटाबॉलिज्म। तो आपको लगे हाथ व्हाट इज साइटोप्लाज्म में आ गया, फ्लूइड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इट गिव्स मीडियम फॉर मेटाबॉलिज्म। आसान सिंपल बात, ठीक। दो बातें हो गई हैं, अभी भी ध्यान दीजिए, हम वापस ले चलते हैं क्लासरूम को। क्लासरूम कहने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको बाउंड्री की ज़रूरत है, सेल मेम्ब्रेन, आपको पूरा व्यवस्था की ज़रूरत है, साइटोप्लाज्म। अभी भी क्लासरूम नहीं चलेगा, क्लासरूम अब बन चुका है, बच्चे भी आकर बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, फिर भी क्लास को चलाने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो है मास्टर। मास्टर होगा तो ना पढ़ाएगा, हमारी ज़रूरत है ना क्लासरूम को, क्लासरूम चलाने करने के लिए, एक सुचारू रूप से क्लास को चलने के लिए सिर्फ बाउंड्री और बच्चे और व्यवस्था नहीं, एक मास्टर की भी ज़रूरत होती है। मास्टर का रोल देखिएगा, मास्टर का काम, बेसिक काम क्या है, पढ़ाना ऑब्वियस, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए तो मेरा काम पढ़ाना क्या, किताबों में भी कंटेंट लिखा हुआ है, हमारा काम तो कंट्रोल करने का है कि आप मेरे सामने बैठे और हम कंट्रोल करके रखेंगे आपको कि आप कैसे बैठेंगे, कैसे सुनेंगे, कितना बोलेंगे, कितना नहीं बोलेंगे, ये हमारा काम है, ठीक। तो मेन काम तो हमारा यही हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। अगर कंट्रोल में सब कुछ होगा तो सुचारू रूप से चलेगा, अच्छे से चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो हमें यहाँ पर कुछ चाहिए जो इस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके। तो हम कुछ लेके आए थे, मान लीजिए ऐसे 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 कर देते हैं। ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ये तो टेक्निकल डायग्राम है जिससे आप कुछ कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो ये आया क्या, कोई ना कोई कंट्रोलर ऑफ द सेल। हम कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं तो आप समझिए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। वाइड थिंकिंग रखिए, इस कंट्रोलर ऑफ द सेल को कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, बायोलॉजी है, ठीक। तो बायोलॉजी ने वर्ड लाया, इसको कहा जेनेटिक मटेरियल, जीएम, जनरल मैनेजर, यही मैनेजर है, यही कंट्रोलर है, ठीक। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अगर आप किताब पढ़ते हैं तो बुक ने बोला है न्यूक्लियस। थोड़ा पढ़ेंगे तो इस बात की क्लैरिटी आएगी कि न्यूक्लियस कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। ये बात तो क्लास 8 से भी आप जानते होंगे कि दो तरह का सेल होता है, एक ऐसा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर हम प्राइम रिक्वायरमेंट की बात करें कि विदाउट दैट सेल का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ न्यूक्लियस नहीं ना बोल सकते हैं, मालिक कहेंगे, पढ़ाएंगे व्हाट इज न्यूक्लियस एंड ऑल। फिलहाल
एक मालिक की व्यवस्था की गई, एक बॉस की व्यवस्था की गई, एक मास्टर की व्यवस्था की गई, जिसका काम क्या रहेगा? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? सेल और स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। नो प्रॉब्लम। जेनेटिक मटेरियल के नाम पर जो काफ़ी फेमिलियर फेमस जेनेटिक मटेरियल का नाम आप भी सुने होंगे, डीएनए नाम है। जनरल मैनेजर का अपना पर्सनल नाम हो गया, निक नेम हो गया। एक और नाम सुनते हैं हम लोग, आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। डीएनए एग्जैक्टली क्या है इस चैप्टर में अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको, तो पहले से ही वरीड नहीं हो जाएंगे कि सर ये क्या है। अभी समझने के लिए ये बड़ा मालिक है, ये छोटा मालिक है। ज़्यादातर घरों में सेल में डीएनए ही मालिक है, कुछ कुछ घरों में आरएनए भी मालिक होता है। मालिक का काम करवाना होता है, बस आसान बात है। जेनेटिक मटेरियल को कई और शब्दों में बताया गया है। एक और वर्ड बोल दें तो जीनोम, जेनेटिक मटेरियल, और भी कई अन्य नाम भी हैं। हेरिडिटी मटेरियल भी कहा जाता है। तो जीनोम कहीं भी वर्ड यूज करें तो आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? वही डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। 3, ठीक। इसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ सर, तो हो गया ना सर, क्लास का व्यवस्था पूरा, बाउंड्री भी खींच लिए, सेल मेम्ब्रेन, मीडियम माहौल भी बना लिए ताकि पढ़ाई हो सके, साइटोप्लाज्म, और मालिक को भी लेके आ गए, बॉस को भी लेके आ गए, टीचर, जेनेटिक मटेरियल। अब क्लास शुरू किया जाए। बिल्कुल 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 सही समझें आप, लेकिन थोड़ा बायोलॉजिकल ट्विस्ट समझिएगा। मान लीजिए हम टीचर हो गए, आप सब कोई बैठे हुए हैं, हम पढ़ाना शुरू किए। जैसे हम पढ़ाना शुरू किए, हम जो भाषा का इस्तेमाल किए, अगर मान लो हम फारसी बोलना शुरू कर दें और आप सब बैठे बिहारी भोजपुरी वाले, थोड़ा हिंदी थोड़ा अंग्रेजी, ठीक, तो हम तो फारसी बोलना शुरू कर दिए हैं। आपको फारसी ना समझ में आने वाला है, ये हम पढ़ाए जा रहे हैं फारसी में, ये तो वो, और आप बउआए हुए बैठे हुए हैं। ई का हो रहा है। आप लोग के मन में चल रहा होगा कि ठीक है आज झेला दो सर, कल से ना आने वाले हैं हम लोग। ये बात तो हमें भी पता है, इस बात का अनुमान तो हमें भी है कि किसी को फारसी ना समझ में आने वाला है। वो बच्चा भी खड़ा होकर बोल रहा है का सर कुछ बुझा नहीं रहा है। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ फारसी समझ में आता है, तो ना हम उसका बात समझ रहे हैं ना वो हमारा बात समझ रहा है। सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी अपना क्लास नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। फारसी का समझिएगा, मीनिंग समझो, कहानी से कंसेप्ट निकालना सीखो। बात हो रहा है यहाँ लैंग्वेज का, वो लैंग्वेज जिससे सारा यहाँ काम होगा। तो सेल का भी लैंग्वेज होगा जिससे सारा काम मेटाबॉलिज्म होगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि ये काम होता कैसे है, कोई सेल में काम होता कैसे है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल चुके हैं कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन, कि हो क्या रहा है, आपने आँख खोल के देखा, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, जो दिखाई दिया वही कंसेप्ट है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सेल के अंदर काम कैसे हो रहा है, कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मालिक है, वर्कर्स हैं, काम कैसे हो रहा है। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिए, कोई भी एक काम की बात कर लेते हैं। एक काम की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ए नाम का कुछ था, कन्वर्टेड इनटू बी, बी का फॉर्मेशन हो गया। कुछ था ए रॉ मटेरियल और बी बन गया फाइनल प्रोडक्ट। इसी बी से जो कराना हो करवा लेंगे। ठीक, इस काम को करने के लिए हम लोगों ने रिसर्च किया तो हमें पता चला इस काम को कोई कर सकता है, करवा सकता है, तो वो है एंजाइम। सुने होंगे पचाने वाला एंजाइम। अभी समझिएगा, एक वर्ड आया और आपको लगा कि सर इसके बारे में तमाम बातें हम जानते हैं, ऐसे बात नहीं होती है। अब थोड़ा थोड़ा करके जानना शुरू करिएगा। अभी जितना बता रहे हैं उस पर स्पेसिफिक रहिए। एंजाइम क्या है कि हमारे सेल के अंदर जो भी काम होता है वो एंजाइम मेडिएटेड होता है। एंजाइम मेडिएटेड मतलब एंजाइम के द्वारा, एंजाइम की मदद से होता है। नो प्रॉब्लम, आसान बात। ठीक, एंजाइम यानी कि कोई अगर सेल में एंजाइम होगा ना तो ए से बी बन जाएगा। कोई अन्य काम है एक्स से वाई बनना है तो कोई अन्य एंजाइम आएगा। यानी अगर इसमें लाख तरह का लाखों केमिकल रिएक्शंस हों
तो लाखों एंजाइम की जरूरत होगी। यानी कंक्लूजन, हमारा सेल का मेटाबॉलिज्म एंजाइम मेडिएटेड होता है। ठीक, साइंटिस्ट लोगों ने एंजाइम पर सर्च किया, पता किया कि एंजाइम क्या है भाई, तो पता चला एंजाइम इज द काइंड या टाइप ऑफ प्रोटीन, विशेष प्रकार का कोई प्रोटीन है और वही प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होता है और वो एंजाइम एक खास प्रकार के काम को करवा देता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इससे समझ में ये आया आपको समझना ये चाहिए कि प्रोटीन इज द लैंग्वेज ऑफ सेल। एंजाइम भी कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, उल्टा नहीं होगा कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, नहीं होगा, समझ जाइएगा धीरे धीरे। फिलहाल जितने भी एंजाइम हैं सब के सब क्या है, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन ही है जो सेल का लैंग्वेज के रूप में काम करेगा। और ये प्रोटीन बनाने का कला हमारे जेनेटिक मटेरियल को नहीं है। क्लास में बात बच्चे को समझ में आएगा कब, जब हिंदी, भोजपुरी या अंग्रेजी में बोलेंगे तब। फारसी में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन बनाने आता ही नहीं है। ठीक, तब यहाँ एक और बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अब हमें क्लास चलाना है, ना हम सीखने वाले हैं भोजपुरी और ना आप सीखने वाले हैं फारसी, जो पढ़ा दे वही सीख ले, बहुत है। ठीक, तो हमें अब एक यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है कि अब इस दुविधा को दूर कैसे करेंगे। तो दुविधा दूर हो सकता है कैसे, तो अगर हम एक ट्रांसलेटर मंगा लें, एक ऐसा आदमी को पकड़ के लेके आते हैं जो फारसी भी समझता है और भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी भी समझता है, तो हम जो भी बोलेंगे वो सुनेगा और वो उसे ट्रांसलेट कर देगा, हमारा ही बात उसके पास पहुंचेगा। हम जो पढ़ाना चाहते हैं वही बच्चे के कान में जाएगा, लेकिन किसी से हो के जाएगा। ठीक, तो एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, तो लाते हैं हम भी यहाँ पे एक ट्रांसलेटर। मान लीजिए दिस इज द ट्रांसलेटर। रोल देख रहे हैं, रोल। ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रांसलेटर का नाम हम बायोलॉजिकली देंगे, कुछ भी XYZ दे सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा, नाम है ना बायोलॉजी में, याद करना पड़ता है। तो नाम हो गया राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम इज द ट्रांसलेटर, यानी दैट ट्रांसलेटर हैज ए एबिलिटी टू फॉर्म प्रोटीन। वो प्रोटीन बना सकता है। और ध्यान से, वो जो भी ट्रांसलेटर लेके आए हैं, मेरे बगल में बैठा है, हम बोल रहे हैं फारसी में, तो वो मेरे फारसी को सुनकर हिंदी में कन्वर्ट करके सामने दे रहा है ताकि आपको समझ में आए। वो अपने मन से कुछ नहीं करेगा। तो स्टिल यहाँ सेल का कंट्रोलर हम ही हैं, वो नहीं है। वो तो बीच का कड़ी है, हमसे लेकर उसको देता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? तो प्रोटीन बनाना काम हो गया राइबोसोम का। और हम यहाँ पर कनेक्शन फिल्म समझाने के लिए बोल दें, अंडर गाइडलाइन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट राइबोसोम कैन फॉर्म प्रोटीन। जैसा कहेगा जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन बनाने का, वैसा बनाएगा और उससे वैसा काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो बेसिक सा समझिए कंसेप्ट कि एक सेल को सेल करने के लिए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम की जरूरत होती है। आपके बुक में राइबोसोम की जिक्र नहीं किया गया है, आपके बुक में सीधे न्यूक्लियस कह दिया गया है। क्लास 9th में आपको समझता है कि आप बच्चे क्लास में हैं, क्योंकि अपना जो NCERT है पिछले 7, 8, 9, 10 साल से वही चल रहा है। ठीक, तो बहुत पुराना लैंग्वेज लिखा गया है। होपफुली अगले साल चेंज हो जाए तो बहुत सारी बातें निकल के नई आएंगी, लेकिन अभी हमारा सिलेबस जितना है, स्टिक रहना है सिलेबस पे। बाउंड्री खींचिए अपने सिलेबस का, इसी के अंदर जितना दौड़ सकते दौड़िए। बहुत छोटा है, बहुत जल्दी दौड़ के पूरा कर लीजिएगा। आपका मन करेगा कि बाहर निकल जाए, नहीं निकलिए बाहर,
इसी बाउंड्री में और परफेक्शन अपने आप अपना क्रिएट कीजिए, बार बार दौड़िए, नो प्रॉब्लम। तो देखिए फिर आधे घंटे का वीडियो बना, ऐसे देखा जाए तो 5 मिनट या 2 मिनट लगेगा आप इसको पूरा तरह से उतार लेने में, और आपका काम रहेगा कि आप लैंग्वेज में लिखें, आप इससे खुद क्वेश्चंस क्रिएट करें। आप इसी में एक मैकेनिज्म भी समझ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार एक सेल काम करता है, काम का मतलब मेटाबॉलिज्म कैसे करता है। तो दिस इज द वे, ठीक, ये एक रास्ता हुआ जिसके थ्रू ये सब काम हो रहा है। हमने सिर्फ एक ऑर्डर के बारे में बात किया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए या आरएनए एक ऑर्डर देगा, एक ऑर्डर को पूरा कर दिया गया, और दूसरा कोई काम होगा तो दूसरा ऑर्डर देगा। क्या है जेनेटिक मटेरियल, ये भी आप नहीं समझ रहे हैं, आपको एक एक करके बताया जाएगा। हम थोड़ा हिंट दे दें कि बार बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर अगर एक कवर लगा देंगे ना, तो समझो ये मालिक है, मालिक का भी एक खास चैम्बर हो गया, ऑफिस बन गया। ठीक, ये ऑफिस बना, ऑफिस के अंदर मालिक बैठा हुआ है, तो वो ऑफिस को न्यूक्लियस कहते हैं। तो लेकिन सबको ऑफिस नसीब नहीं ना होता है, छोटा मोटा कंपनी भी तो होता है, एक सिंगल रूम का भी तो क्लासरूम होता है, गरीबों का क्लासरूम, यही एक क्लासरूम है। सर यहीं बैठ के पढ़ा लेते हैं, यहीं कुर्सी टेबल आगे बैठ के यहीं पे हिसाब किताब भी कर लेंगे, वही ऑफिस हो जाएगा। जहाँ सर दिख जाएंगे वही ऑफिस है। ठीक, एक बड़ा बड़ा भी कंपनी होता है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, अलग से स्पेशल केबिन है हमारे बॉस का, मालिक का, भेंटू नहीं होता है। ठीक, सारा काम हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो न्यूक्लियस कह देना कि न्यूक्लियस इज द प्राइम एसेंशियल थिंग्स फॉर सेल, गलत हो जाएगा ना। उस सेल के लिए जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, फिर भी वो सेल है। ठीक, काफ़ी अच्छा सा कंसेप्ट, हमको तो अच्छा लगा। सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, बहुत गर्मी लग रहा था। ठीक, गर्मी हमें पसंद नहीं है। ठीक, लास्ट ईयर ही मेरे मन में आ गया था कि इतना गर्मी में हम ना पढ़ाएंगे, हमको एसी की ज़रूरत है। लगता है ऊपर वाला ने सुन लिया है, क्लासें बंद करवा दिया है। ठीक, कि आप घरे बैठो आराम से, जब मन करे तब पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। चलो हम अपने पे चले गए। ठीक, आइए, तो इतना हो गया। आज का क्लास हम लोग का यहीं कंप्लीट होता है। होपफुली आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी सभी चीज़ें मिलें फटाफट। और होपफुली आपको जितना पढ़ाया गया है, आपको 1 दिन 2 दिन का वर्क करना होता है। अब इम्पेशेंस नहीं हो जाइए कि सर हाँ पढ़ लिया सर, अब और सर और दो। अरे जो मिला है अच्छे से खाओ, उसको आराम से बैठ के खाओ, धीरे धीरे बैठ के खाओ, बार बार रिपीट करके देखो। ठीक, नोट्स बनाते चलिए, किताब कॉपी पढ़ के बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, अच्छे से बनाइए। ठीक है, तो हम लोगों ने होपफुली एक वीडियो और जारी किया, आपका चौथा वीडियो हो गया। 4 वीडियो लगातार हम आपको अचानक से बीच में नहीं देखना होता है। जो नए बच्चे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने का, अभी तक देख भी लिए होंगे, तो फिर से आप पहला चैप्टर पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तब चौथा आइए। टेक योर टाइम, आराम से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज से क्लास यहीं तक रहा, जाइए घर, मिलते हैं कल मतलब नेक्स्ट अपलोड जब कर दें तब। थैंक यू।